नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग बाजार के इस नए कार्यक्रम टुडे न्यूज एनालिसिस यानी TNA में। इस सेशन में चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का जो बने हैं कल तक की घटनाओं से, और इस सेशन में करेंगे उन सभी ताज़ा तरीन घटनाओं का विश्लेषण और उन्हें जोड़ेंगे कि ये परीक्षा में किस तरह से उपयोगी साबित होते हैं। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण हेडलाइंस पे नज़र बनाते हैं। सबसे पहले क्रिप्टो जैकिंग क्या है इसके मायने, करेंगे इसका विश्लेषण। पहली महिला बैंक कहां खुला, कौन बना कॉमनवेल्थ गेम 2022 का ध्वजवाहक आदि विषयों पर करेंगे चर्चा। लेकिन इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी इस सेशन में आमंत्रित करिए, उन्हें भी इस सेशन में बुलाइए। तो चलिए आज का विश्लेषण शुरू करते हैं। क्रिप्टो जैकिंग क्या कहलाता है या क्रिप्टो जैकिंग क्या होता है। साथियों, हाल ही में ये खबर काफी चर्चा में रहा कि क्रिप्टो जैकिंग वर्ड काफी ये चर्चित वर्ड है। तो ये एक प्रकार का साइबर क्राइम है। क्रिप्टो जैकिंग क्या है, ये एक प्रकार का साइबर क्राइम है। हाल ही में अलग अलग वित्तीय संस्थानों के ऊपर क्रिप्टो जैकिंग अटैक हुआ है। अब उससे पहले हमें ये समझना होगा, क्रिप्टो जैकिंग को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि क्रिप्टो माइनिंग क्या होता है या क्रिप्टो करेंसी बनती कैसे है। क्रिप्टो करेंसी को बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्रिप्टो माइनिंग कहलाती है। ठीक है। क्रिप्टो जैकिंग प्रक्रिया में अपराधी किसी खास व्यक्ति या संस्थान को पहले टारगेट कर लेता है, उसके बारे में सूचना एकत्रित कर लेता है कि हाँ उसका कंप्यूटर कितने देर तक ऑन है या वो किस तरह के व्यवसाय को कर रहा है। उसके बाद वो उस इंडिविजुअल के कंप्यूटर में या उसके मोबाइल फोन में एक विशेष प्रकार का लिंक शेयर करता है और उस लिंक के नाते वो कुछ मालवेयर उसके सिस्टम में भेज देता है। जैसे ही वो कोई व्यक्ति, जिस व्यक्ति को वो लिंक भेजा जाता है, वो उस पर क्लिक करता है तो वो मालवेयर उसके कंप्यूटर या मोबाइल फोन में अपने आप अप टू डेट होने लगता है और इस तरह से उसका फोन या उससे कंप्यूटर सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। अगर इसके प्रभाव के बारे में जाने, क्रिप्टो जैकिंग के बाद क्या प्रभाव होते हैं, तो इससे कंप्यूटर सिस्टम की कार्य प्रणाली यानी कंप्यूटर स्लो हो जाता है, वो ठीक से वर्क नहीं कर पाता, बिजली की खपत बढ़ जाती है यानी बैटरी कंजप्शन ज्यादा हो जाता है या आप इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आने लगता है। मोबाइल फोन की बैटरी, अगर आप मोबाइल फोन में ये सिस्टम मालवेयर आया हुआ है तो मोबाइल फोन की बैटरी अचानक से डेड होने लगती है और इससे हार्डवेयर को भी काफी नुकसान पहुंचता है। अगर हम एंड्रॉयड फोन पर होने वाली इस खतरों की बात करें, क्रिप्टो जैकिंग से एंड्रॉयड फोन को विशेष तौर पर खतरा है, क्योंकि जनरली लोग एंड्रॉयड फोन को हमेशा ऑन ही रखते हैं और उस पर लगातार काम करते रहते हैं। और आज के दौर में तो एंड्रॉयड फोन के बिना कुछ भी संभव ही नहीं है, क्योंकि इसमें सारे लोगों के डेटा सेव रहते हैं, चाहे वो फोटोज हो, बैंक के डिटेल्स हो या फिर अदर कोई उनकी सूचनाएं हो। तो एंड्रॉयड फोन को ये हैक करना बहुत ज्यादा आसान होता है। क्रिप्टो के जैकिंग में स्मार्टफोन को आसानी से हैक किया जा सकता है। अन्य डिजिटल उपकरणों की तुलना में स्मार्टफोन ज्यादा खर्चीला भी नहीं है, इसको इजीली ट्रैक भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें समझने वाली बात है कि iOS यानी एप्पल के जो फोन होते हैं उनको हैक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एप्पल अपने फोन में इंस्टॉल होने वाले ऐप को ज्यादा निगरानी करता है, उसको ठीक तरीके से मॉनिटरिंग करते रहता है। लेकिन एंड्रॉयड में ऐसी सुविधा नहीं है। एंड्रॉयड में लोग अलग अलग तरह के ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं और इसकी सिक्योरिटी एप्पल जैसी नहीं है, तो इस वजह से एंड्रॉयड को आसानी से इसमें हैक किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि क्रिप्टो जैकिंग का खतरा एंड्रॉयड में ज्यादा बना हुआ रहता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मंकी पॉक्स अब कितने देशों में फैल चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 78 देशों में। मंकी पॉक्स अब तक कुल 78 देशों में फैल चुका है और इसके ऊपर जो भारत सरकार की जो गाइडलाइंस आई हुई हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो WHO ने इसे वर्ल्ड इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है, एक महामारी इसे ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। ठीक है। भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार अगर मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज कोई मिलते हैं या कहीं पे वो इस तरह का सूचना उनको मिलता है तो उसके लिए भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस दी हुई हैं, 21 दिन का उन्हें आइसोलेशन दिया गया है कि 21 दिन तक उन्हें आइसोलेट रहना पड़ेगा और 3 लेयर का उन्हें मास्क भी लगाना पड़ेगा। हम लोग जिस तरह से कोरोना में मास्क यूज करते थे उसी तरह से 3 लेयर का इनको मास्क यूज करना पड़ेगा। उसके अलावे जहां शरीर में कहीं घाव हो रहे हैं, मंकी पॉक्स का जो मेन सिम्टम है कि शरीर पे चकत्ती हो जाने या दाना दाना जैसा हो जाना, तो उसको ढक करके रखना है। मंकी पॉक्स के पेशेंट्स के लिए ये
मुख्य रूप से 3 गाइडलाइंस दिए गए हैं। अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो यह बीमारी दुनिया भर के 78 देशों में फैली हुई है, जिनमें से तकरीबन 70% पेशेंट तो यूरोप में है और तकरीबन 20 से 25% पेशेंट अमेरिका में है। इसके अलावा कुछ आंकड़े अलग अलग देशों में हैं। अगर हम भारत के तौर पे देखें तो भारत में कुल 4 ऐसे केस हैं जो कंफर्म केस हैं मंकी पॉक्स के, और 4 केस संदिग्ध पाए गए हैं, उनकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। भारत सरकार के मंत्रालय के अनुसार, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जो गाइडलाइंस आई हुई हैं, अगर उनके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले तो 21 दिन का आइसोलेशन दिया गया है। मास्क, 3 लेयर मास्क हम उनको पहनना होगा, बार बार हाथ धोते रहना है, जहां भी शरीर पे दाने बन रहे हैं या घाव बन रहे हैं उनको ढक करके रखना होगा। पेशेंट को अस्पताल में रखना ज्यादा सुरक्षित होगा और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। अगर इनके कुछ लक्षणों की बात करें तो शुरुआती दौर में उन्हें बुखार का आना, शरीर पे चकत्ते आना, सिर में दर्द होना, मांसपेशियों में तनाव होना, थकावट या गले में खराश होना, सीने में दर्द, पेशाब का कम आना या आंखों में जलन होना आदि इन सिम्टम से हम ये मॉनिटर कर सकते हैं कि इस पेशेंट में ये लक्षण पाए जाते हैं। सबसे और महत्वपूर्ण बात कि ये एक संक्रामक बीमारी है, मतलब एक लोगों से दूसरे लोगों में आसानी से फैल सकती है, चाहे वो फिर एक दूसरे को छूने से हो या फिर उसके पास में आने से हो या अलग अलग तरह के कारण भी हो सकता है। भारत सरकार ने इसके मद्देनजर 10 अगस्त तक वैक्सीन बनाने के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को एक टेंडर जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि आप 10 अगस्त तक इस टेंडर को भरिए और जल्द से जल्द इसके लिए वैक्सीन और खास करके जो टेस्टिंग किट होते हैं उसको बनाइए। एक और इस जानकारी बताते जाऊं तो इसमें भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय के ICMR हैं, उन्होंने इस वायरस का जो इस मंकी पॉक्स के वायरस का जो मेन जीन है उसे डिकोड कर लिया है और उन्होंने कहा है कि हम इसमें अलग अलग वैक्सीन बनाने वाली संस्थाओं को मदद करेंगे ताकि वो आसानी से वैक्सीन को बना सके। तो ये था हमारा आज का दूसरा प्रश्न। उम्मीद है कि इसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें आपको लगी होगी आप उसे नोट कर लेंगे। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किसे भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है? तो जैसा कि आपको पता है कि 28 जुलाई से बर्मिंघम में अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया जा रहा है। इस गेम में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को चुना गया है। PV सिंधु जो एक जानी मानी हस्ती है बैडमिंटन में, इन्हें इसके लिए चुना गया है। अगर हम बात करें ध्वजवाहक के रूप में तो सबसे पहले इन्हें नीरज चोपड़ा को चुना गया था, लेकिन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में उन्हें चोट लगने के कारण इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ गेम से इन्हें बाहर होना पड़ा और फिर ये ध्वजवाहक का भार इन्हें दिया गया, PV सिंधु को दिया गया। ओलंपिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा जो बाहर हो गए, जिन्हें चोट लग गई थी। बता दें कि इस खेल में भारत की तरफ से 215 खिलाड़ी जा रहे हैं जो अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेंगे। इसमें पहली बार, अगर एक नोट करने वाली बात है इसमें कि पहली बार इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम भी भाग ले रही है, यानी पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी इस कॉमनवेल्थ गेम में भाग लेगी। तो ये था हमारा आज का तीसरा प्रश्न। चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। हमारा आज का चौथा प्रश्न है, किस राज्य ने भारत का पहला महिला बैंक खुला है या किस राज्य में भारत का पहला महिला बैंक खुला है? साथियों, भारत में सबसे पहला महिला बैंक खुला है वो है राजस्थान में। राजस्थान सरकार ने हाल ही में राजस्थान महिला निधि नामक केवल महिला संचालित सहकारी बैंक की स्थापना करने हेतु तेलंगाना सरकार के साथ स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ उन्होंने टाई अप किया। मतलब राजस्थान सरकार ने जो महिलाओं के लिए बैंक शुरू करी है उसमें उन्होंने तेलंगाना सरकार द्वारा जो स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ चलाया जा रहा है उसके साथ इन्होंने टाई अप किया है, जहां राजस्थान में ग्रामीण आजीविका विकास परिसर की महिलाओं को आसानी से लोन मिल जाएगा। कहने का मतलब कि राजस्थान में जो ग्रामीण महिलाएं होंगी उन्हें अपने उद्योग करने के लिए या छोटे छोटे कार्य करने के लिए उन्हें इजीली लोन प्राप्त हो सकेगा। महिला निधि राज्य में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को उनके उद्यमों के लिए अलग अलग समय पर उन्हें सुलभ रूप से ऋण प्रदान करेगी, जो बहुत सस्ते रेट पर उन्हें दिया जाएगा, उनमें ज्यादा उनको ब्याज देना नहीं पड़ेगा। यह संस्था पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित होगी, मतलब इस संस्था में जो भी कर्मचारी होंगे वो पूरी तरह से महिला कर्मचारी होंगे, इसमें पुरुष सदस्य काम नहीं करेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगर हम इस दिन की बात करें तो 29 जुलाई को ही, यानी आज के डेट ही में ही रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट, अच्छा ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 2010 को। ये कब हुआ था? 2010 को, 29 जुलाई को, 29 जुलाई 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक टाइगर समिट आयोजित किया गया था, जिसमें अलग अलग देश शामिल हुए थे। इसमें इन बात पे चर्चा की गई थी कि टाइगर की जो जनसंख्या बहुत तेजी से कम हो रही है, उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, उसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाया जाए, सोशल इवेंट्स किए जाए, ताकि लोगों को यह समझ में आए कि नहीं, टाइगर की जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत है। इस समिट में बाघ की आबादी वाले विभिन्न देशों ने प्रतिज्ञा किया कि वर्ष 2022 तक ये उनके देश में जो बाघों की संख्या है उसको वो दुगुना करेंगे। जैसे कि मान लीजिए भारत में बाघ है, तो भारत सरकार ने ये प्रतिज्ञा किया कि 2022 तक भारत में जो बाघ की संख्या है उसको वो डबल करेंगे। ठीक है। 2017 में IUCN ने बाघ के 2 उप प्रजातियों को मान्यता दी, मतलब बाघ के ही कैटेगरी के 2 प्रजातियों को मान्यता दी, और उन्हें आमतौर पर पहले प्रजाति को कहा गया उप महाद्वीपीय प्रजाति और दूसरी प्रजाति को कहा गया सुंडा द्वीप बाघ प्रजाति। 2 प्रजाति खोजी, पहले प्रजाति को नाम दिया गया महाद्वीपीय बाघ, दूसरा को कहा गया सुंडा द्वीप बाघ। ठीक है। अगर भारत के संदर्भ में हम कुछ जानकारी देखें तो भारत सरकार ने अपने यहाँ राष्ट्रीय पशु बाघ, यानी भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो उसके संरक्षण के लिए 1973 में ही एक प्रोजेक्ट चालू किया जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है। और भारत की बात करें तो भारत में कुल अभी 53 ऐसे टाइगर रिजर्व्स हैं, 53 ऐसे टाइगर रिजर्व्स हैं जिनमें बाघों को संरक्षण दिया जा रहा है, बाघों को रखा जा रहा है, उनकी वृद्धि करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में बाघों की संख्या 2015 से लेकर के अब तक बाघों की संख्या में तकरीबन 40% की वृद्धि हुई है। तो ये एक अच्छी खबर है। साथियों, आपको सेशन कैसा लगा? ये था हमारा आज का सेशन। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन